हॉर्मुज पर किसका हक? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब हॉर्मुज के अंदर अमेरिकी झंडा गाड़ दिया और यह कह दिया है कि वो इसकी रक्षा करेंगे और बदले में वहां से गुजरने वाले माल को 20% ड्यूटी देनी होगी। इससे पहले ईरान और ओमान ये नीति बनाने में लगे हुए थे कि कैसे प्रति बैरल $1 का टोल टैक्स लिया जाए। उस टोल टैक्स के विरोध में था अमेरिका, लेकिन अब अपनी ड्यूटी की शर्तों के साथ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ताल ठोक दी है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आज बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान का युद्ध क्या तीसरे राउंड में विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि हॉर्मुज जो है वो ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर एक तरफ तेल बनाने वाले सारे मुल्क हैं, यानी कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और फिर ओमान, और दूसरी तरफ ईरान है, बीच में पानी है। अब इस पानी से सबसे छोटा रूट है जो यूरोप और एशिया को तेल सप्लाई करता है समुद्री जहाजों के जरिए। जब तक ये 28 फरवरी का युद्ध शुरू नहीं हुआ था अमेरिका और इजराइल का, तब तक ये माना जा रहा था कि यहां सब कुछ मुफ्त होता था, निःशुल्क होता था। सारे खाड़ी देश अपना अपना तेल, जिसमें कि ईरान भी शामिल था, देश विदेशों तक पहुंचाते थे, पैसा कमाते थे और पेट्रो डॉलर जो है वो अमेरिका में जमा होता था। खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस भी थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इजराइल ने उंगली की, बदला लेने के लिए अमेरिका को साथ लिया और 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध की शुरुआत में कहा यह गया कि ईरान परमाणु बम बना लेगा, इसको परमाणु बम बनाने से रोकना है, यह खतरा है इसका परमाणु बम। परमाणु बम को रोकने आए थे, लेकिन हॉर्मुज को इस दुनिया के लिए आर्थिक परमाणु बम बना के रख दिया। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मुझ पर, आप पर, सारे देशवासियों पर, सब बाहरी मुल्कों पर हॉर्मुज का असर कैसे पड़ता है। पहले हॉर्मुज समझ लो क्या है। हालांकि हमने किताबों में तो पढ़ा ही था, दो ही चीजें पढ़ाई जाती थी, बाबल मंदेव, सुएज नहर और हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं इसे। ये क्या है? जल डमरू मध्य बोलते हैं इसे हिंदी में। जहां खाड़ी देश हैं उसके बीच में फारस की खाड़ी को क्रॉस करते हुए ओमान की खाड़ी में जब हम आते हैं तो वहां पर एक ऐसे कर्व आता है। आप कोई भी नक्शा उठाइएगा, आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। और फिर वो आगे आकर ओमान की खाड़ी से आगे आकर अरब सागर में मिल जाता है। उसके आगे जाकर हिंद महासागर शुरू होता है और वहां से बाब अल मंदेब लाल सागर से होते हुए सुएज नहर से भूमध्य सागर तक पहुंचते हैं। ये दो रास्ते हैं जो बीच में खाड़ी देशों के तेल की सप्लाई पानी के रास्ते पूरी दुनिया में बहाल रखते हैं। ये हॉर्मुज की लंबाई चौड़ाई कितनी है आपको ये बता देते हैं। हॉर्मुज जो लंबाई है उसकी ईरान के कोस्ट के साथ साथ जो चलती है वो 167 किलोमीटर लंबा है, 150 से ज्यादा हुआ। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 97 किलोमीटर से 33 किलोमीटर। अब आप कहेंगे 97 से 33 कैसे? जहां चौड़ा है वहां मैक्सिमम 97 है और जहां बिल्कुल नैरो कम हो जाता है वहां 1/3 33 किलोमीटर रह जाती है। और ये शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है समुद्र के जरिए अगर ऑयल टैंकर किसी भी देश को, यूरोप या फिर एशिया को निकलते हैं। चाइना की भी तकरीबन जो है वो 40% सप्लाई यहीं से होती है और उसमें से 34% तो अकेले ईरान एक्सपोर्ट करता है उसे। चलिए, ये तो हॉर्मुज की स्थिति हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि इसको आर्थिक परमाणु बम कैसे बना दिया। एक्चुअली जब 28 मार्च को युद्ध शुरू हुआ और सारे तेल के जहाज रुक गए, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम बंद हो गया और जहाजों के नेविगेशन सिस्टम रुकने के बाद यूरोप में और जिस तरह से एशिया के देशों में महंगाई बढ़ने लगी, हो हल्ला होने लगा, उससे ईरान को ये लगा कि ये चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे अगर दुनिया की एनर्जी यानी दुनिया के दिमाग की नब्ज को पकड़ा जा सकता है तो यही अमेरिका के खिलाफ दुनिया के जरिए, दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। और ईरान ने इसे अपना हथियार बनाया। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम को कंट्रोल किया और कहा कि जो ईरान की इजाज़त लेंगे उन्हीं जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा, वरना नहीं। अमेरिका ने इसको अपने हाथ में लेने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन जब भी ये अटेम्प्ट की तो ईरान जो है हमले के जवाब जो है खाड़ी देशों पर, अमेरिकन बेसिस पर हमले करने लगा। और इससे क्या हुआ कि
तेल तो सारा खाड़ी देश ही प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सहयोगी देश माने जाते हैं अमेरिका के। अब उन देशों को लगा कि हमारे तेल के कारखानों से निकला हुआ तेल अगर दूसरे मुल्कों तक सप्लाई नहीं होगा तो एक तो तेल खराब हो जाएगा, दूसरा पैसा कहां से आएगा। और तीसरा खतरा यह था कि ईरान अमेरिका के हमलों के बाद उन्हीं कारखानों पर अटैक करने लगा, उन्हीं वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने लगा जो खाड़ी देशों की लाइफलाइन थी, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखती थी, जहां से पेट्रो डॉलर जनरेट होता था। और वो पेट्रो डॉलर जमा कहां होता है? वो भी जमा अमेरिका में ही होता था। तो अमेरिका को ये लगा कि ये तो ईरान उल्टा पड़ गया उन पे। खैर 2 महीने लड़ाई चलती रही, हल कुछ नहीं निकला। हम हॉर्मुज के मुद्दे पर आ जाते हैं, बीच में बहुत सारी चीजें आपको मालूम भी हैं। हुआ क्या कि जब पहले तो लड़ाई लड़ने लगे, मिलिटरीली ईरान को हरा नहीं पाए, और दूसरा फिर उनको लगा कि यहाँ सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ। जैसा कि कहा जाता है कि इजराइल ने कहा था कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और इनकी तो 1 हफ्ते में कमर टूट जाएगी और विद्रोह के बाद अपनी पपेट गवर्नमेंट बना लेंगे और ईरान को फिर अमेरिका और इजराइल रन करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो 28 फरवरी के हमले में लोग उनके मारे गए, उन हमले में बड़े बड़े लोगों के मारे जाने के बावजूद ईरान एकजुट हो गया और ये समझ लीजिए कि उसने जवाबी हमला इतना करारा किया कि सारी दुनिया को ये कहना पड़ गया कि अब अमेरिका और इजराइल जो सोचकर युद्ध में गए थे ईरान को हरा नहीं पाएंगे। ईरान ने नुकसान उठाया, लेकिन वो सैन्य दृष्टि से हारा नहीं। उसने अपने मिसाइल स्टॉक से ना सिर्फ खाड़ी देशों को नाकों चने चबवाए, बल्कि जब उनका मौका मिला तब उन्होंने इजराइल पर भी अटैक किया, उसके वाइटल इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक किया। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उनका साथ दिया और हूती जो यमन में है, एक हिस्से में यमन में है, उन्होंने भी ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर ईरान का साथ दिया। अब सवाल ये उठता है कि शांति समझौते की बात निकल पड़ी। जून के महीने में शांति प्रस्ताव आ गया, 17 जून को बातचीत शुरू हो गई, लेकिन 20 दिन बाद ये बातचीत टूट गई। बातचीत शुरुआत के बीच में भी ट्रंप ने दर्जनों बयान दिए होंगे कि डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है, और 20 दिन बाद फिर डील तोड़ने का ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया। और तोड़ा ही नहीं, फिर सेकंड और थर्ड राउंड, 2 राउंड बैक टू बैक अटैक के भी शुरू कर दिए। अब अटैक के बाद जो ताज़ा स्थिति बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल होगा, जो पहले ईरान और ओमान साझा तौर पर करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे ये हमारी ज़मीन के साथ लगता पानी है, हॉर्मुज पर हम ही रेगुलेट करते हैं, पहले से हक होगा हमारा। लेकिन जैसे दुनिया भर का एनर्जी सेक्टर उससे प्रभावित हो रहा था, तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कह दिया कि हम सैन्य ताकत के बलबूते पर हॉर्मुज को खुद कंट्रोल करेंगे और आज रात से अटैक होगा उन सब कोस्ट लाइन के शहरों पर, वाइटल इंस्टॉलेशंस पर, तेल के कारखानों पर, बंदरगाहों पर जो ईरान के कोस्ट लाइन पर पड़ते हैं। अमेरिका ने दावा किया है हम करेंगे, और ना कोई ईरानी जहाज बाहर निकलने देंगे और ना ही किसी जहाज को ईरान की तरफ जाने देंगे। यानी ईरान के लिए सीज की स्थिति क्रिएट की जा रही है, बिल्कुल नाकेबंदी बंद। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका, क्यों करना चाहता है, मैं बताता हूं। हॉर्मुज का जो एरिया मैंने आपको पहले समझाया था, उसमें जो रूट पहले फॉलो किया जाता था वो ईरान के द्वीपों के साथ साथ लगता रूट था। सिर्क द्वीप हो गया, खार्ग द्वीप हो गया, उन सब द्वीपों के पास से, केशम द्वीप हो गया, उनके पास से होकर गुजरते थे। बीच में बंदराबास उनका बंदरगाह भी है, जहाँ से कि तेल की पाइपलाइनें आती हैं और वहाँ से समुद्री जहाज़ों में तेल भरा जाता है। इस तरह से खार्ग में भी होता है। और उसके आगे जो पड़ता है वो है चाबार पोर्ट, जिसमें कि भारत ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो कोस्ट लाइन पर पड़ती हैं, वहाँ पर अमेरिका ने यह दावा किया है कि वो आज रात से अटैक शुरू कर देंगे और कोई तेल ना बाहर निकलने दिया जाएगा ईरान का और ना अंदर जाने दिया जाएगा। जबकि जो ईरान के अलावा जहाज़ होंगे वो यूएई की साइड से, यूएई बहरीन के साथ जो हॉर्मुज का दूसरा छोर है वहाँ से क्रॉस करेंगे। लेकिन ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरान ने अटैक भी किया है, आज भी यूएई के 2 तेल टैंकर पर अटैक किया गया। उन्होंने कहा है कि ईरान की इजाज़त के बिना कोई भी दूसरे रास्ते से अगर समुद्र से गुजरने की कोशिश करेगा हॉर्मुज में, तो उस पर वो अटैक करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि आपने इसी नए रास्ते से गुजरना है, ईरान कह रहा है कि आपने पुराने रास्ते से ही गुजरना है, उनकी इजाज़त से गुजरना है। यही दोनों का ईगो क्लैश है। ना
ईरान झुकने को तैयार है और ना अमेरिका रुकने को तैयार है। यहीं पर पूरी दुनिया के लिए संकट गहरा गया है, आर्थिक संकट। उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ईरान की कोस्ट लाइन पर हमले क्यों करना चाहता है अमेरिका? वो इसलिए हमले करना चाहता है ताकि जितना भी वो अपना 70% तेल चाइना को भेज रहा है उसमें रुकावट खड़ी की जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो रुकावट खड़ी होगी तो चाइना और रशिया मिलकर साथ आएंगे ईरान के, और अमेरिका को कॉर्नर किया जाएगा कि आप उनकी सप्लाई इस तरह से बाधित नहीं कर सकते? ये चुनौती है। और दूसरी बात यह है कि अगर ईरान ये कह रहा है कि वो टोल टैक्स लेगा हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो भी 20% ड्यूटी लेंगे। ऐसे में मेरे आपके दुनिया भर के देशों के लिए सवाल ये है कि कंट्रोल चाहे हॉर्मुज को ईरान करे या अमेरिका करे, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जो कि 28 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से पहले नहीं था, फ्री फॉर ऑल था। लेकिन अब एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि मैं 20% ड्यूटी लगाऊंगा और दूसरी तरफ से ईरान ये कह रहा है कि मैं प्रति बैरल $1 वसूल करूंगा। सवाल ये है कि हमारे लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के सभी देशों के लिए तो ये एक्स्ट्रा खर्च का एक मामला बन गया ना। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ये तो बताएंगे नहीं कि उनके कारण दुनिया को एनर्जी संकट झेलना पड़ रहा है, तो वो कहेंगे कि मैं आपको सेफ पैसेज दिलवा रहा हूं, इस सेफ पैसे से निकलने के लिए आपको ये ड्यूटी देनी पड़ेगी ताकि आपके एनर्जी सेक्टर को असर ना हो, आपके फर्टिलाइजर को, आपके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को, इन तमाम चीज़ों पर असर ना पड़े। आपको अगर अपने अपने देश में कारोबार को जो है सुचारू रूप से बिना महंगाई के चलाए रखना है, बिना सप्लाई को बाधित हुए जारी रखना है, तो हम आपको सुरक्षा देंगे वहाँ पर और आप हमें उसके बदले में ड्यूटी दीजिए। सवाल ये है कि ये खामखा युद्ध के चक्कर में, ट्रंप और ईरान और नेतन्याहू की ईगो के चक्कर में दुनिया एक्स्ट्रा खर्च क्यों उठाए? मरता क्या नहीं करता, करना पड़ेगा। लेकिन सवाल बड़ा लाजमी उठता है कि क्या इस तरह से ज़मीन से लेकर पानी तक दूसरे देशों को पलीता लगाने के लिए इन देशों की ये नीतियां सही हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया है कि नेतांज प्रांत है जो, उसके करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर दुर्गम पहाड़ियों में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शिफ्ट कर लिया था। अब हम उन पहाड़ियों को भी टारगेट करेंगे। आपको पहले रोका किसने? आपने फरवरी से लेकर अब तक किया क्यों नहीं? कर लेते। जहां परमाणु बम आपको बनता हुआ मिलता है आप नष्ट कर दो ना उसे, कोई आपको रोक तो नहीं रहा है। लेकिन यह क्या तरीका हुआ कि आप दुनिया को सकते में डालकर अब आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमने दोबारा से जो है वो आक्रमण करना है। आपको पहले किसने रोका था कि वहां आप अटैक मत करो जहां परमाणु बम बन रहे हैं? बीच में आपने कह दिया कि उनकी नेवी खत्म हो गई, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई, वो लोग तो घुटनों पर आ गए हैं, अब उनको जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम शांति समझौता कर रहे हैं। तो अब ये दोबारा से परमाणु बम का सामान कौन सी तीसरी जगह पे शिफ्ट हो गया? क्या आपको ये पहले असेसमेंट नहीं थी? क्या 28 फरवरी से पहले इस बात की आपके CIA ने और इजराइल के मोसाद ने असेसमेंट नहीं की थी कि आप किस चीज़ के लिए आप अटैक करने जा रहे हो और वो कहाँ पर चीज़ है जिसको आपको नष्ट करना है? या आप हवा में उठ के अटैक करने पहुँच गए और सारी दुनिया पर आपने इतना बड़ा क्राइसिस लाद दिया? तो मेरा आपको कहना ये है कि अमेरिका चलाए अब हॉर्मुज को, चाहे चलाएं ईरान और ओमान, हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर जहाज़ एक्स्ट्रा पैसा देकर वहाँ से गुजरेंगे तो जब वो माल की सप्लाई करेंगे तो वो अपने वेंडर से वो पैसा वसूल लेंगे और उनका वेंडर हमसे पैसा वसूल लेगा। ले देकर बात हम पर ही आनी है। हमारी जेब से वो 20% या वो टोल का जो टैक्स है वो निकलना यहीं से एंड ऑफ द डे आकर। तो सवाल बहुत सारे हैं और अमेरिका और ईरान का युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जिस भी कंडीशन में और जिस भी शेप में आगे बढ़ेगा, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आज इतना ही।